बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कुछ नॉन बिजनेस, कुछ ऐसे हैं जो खाली बिजनेस करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग, प्रॉफिट कमाने के पीछे रहते हैं, और कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लोगों को सर्विस देते हैं और प्रॉफिट उनका सेकेंडरी मोटिव होता है। मतलब पहला एम उनका होता है कि लोगों को सर्विस दो, और सेकेंडरी एम होता है कि अगर उससे कुछ पैसा कमाया जाए तो वो उनका प्रॉफिट होता है। तो आज जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्योंकि मार्केट में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे बिजनेस हो चाहे नॉन बिजनेस हो, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं मार्केट के अंदर, सब ऑर्गेनाइजेशन अपना प्रिपेयर करते हैं अकाउंट्स। एक तरह से इसको बोल सकते हैं फाइनल अकाउंट्स, जिस फाइनल अकाउंट के अंदर तीन चीज आता है, एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट, एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक होता है बैलेंस शीट। तो उसी तरीके से आज जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो है कोऑपरेटिव सोसाइटी, कि ये भी एक तरीके का नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का पहला एम होता है कि जो भी उसके मेंबर्स हैं अपने मेंबर्स को सर्विस देना, और इनका सेकेंडरी एम होता है कि प्रॉफिट कमाना। इनका पहला काम यही है, पहला ऑब्जेक्टिव यही है कि लोगों को सर्विस दो, अपने मेंबर्स को सर्विस दो। मतलब जो भी जाके कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बनेगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी उनको सर्विस देगा। कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज होते हैं जो कम ब्याज दर पे लोन देते हैं, कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटी होते हैं जिनका शॉप होता है कि जहां से कम रेट पे आप गुड्स खरीद सकते हो। तो ऐसे करके जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होते हैं वो अपने मेंबर्स को सर्विस देते हैं, यही उनका पहला काम होता है। और इनका दूसरा काम होता है प्रॉफिट कमाना। तो आज हम देखते हैं कि जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज है उनका अकाउंट्स कैसे बनता है, मतलब उनका फाइनल अकाउंट किस प्रकार से बनाया जाता है। तो सबसे पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी का मीनिंग देखते हैं। क्या बोला है? द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन। बोलता है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन है। कोऑपरेटिव सोसाइटी कोई एक इंसान नहीं बना सकता है, कम से कम यहाँ पे 10 लोग का रिक्वायरमेंट होता है, और ज्यादा कितना भी हो। तो जो भी लोग यहाँ पे जाके मेंबर बनते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में, वो कोई जबरदस्ती जाके मेंबर नहीं बनते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी कभी उनको बुलाने नहीं जाता है। जिसको भी जाके मेंबर बनना है वो वॉलेंटरी जाके मेंबर बन सकता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का। इसलिए बोलते हैं कि द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन, कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब यहाँ पे किसी को फोर्सफुली मेंबर नहीं बनाया जाता है। जो आके मेंबर बनते हैं वो खुद बनते हैं। मतलब जिसको भी समाज के लिए कुछ करना है या जिसको भी समाज को सर्विस देना है, सोसाइटी को सर्विस देना है, तो वो आके मेंबर बन सकता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का। तो इसलिए इसको बोलते हैं वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या बोला है? द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड फॉर द पर्पस। फॉर्म्ड फॉर द पर्पस का मतलब कि इसको बनाया क्यों गया है। वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन तो है, लेकिन इसको बनाया क्यों गया है? तो फॉर्म फॉर द पर्पस ऑफ प्रमोटिंग एंड प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ इट मेंबर। इसको बनाया गया है फॉर द पर्पस। उसको बनाने का पीछे का पर्पस ये है, पर्पस ऑफ प्रमोटिंग एंड प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर, कि जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स होंगे, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का काम है कि उनके इंटरेस्ट को प्रमोट करना और उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। जैसे फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट प्रमोट या प्रोटेक्ट का मतलब क्या? जैसे मान लो कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है और वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देता है। मान लो कि मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है, मेरे पास पैसा नहीं है, बैंक में गया, बैंक ने मेरे को लोन नहीं दिया, या मेरे को कोई लोन दे भी रहा था बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट से दे रहा था, तो मैं गया कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बन गया। मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर क्यों बना? क्योंकि मेरा इंटरेस्ट किसमें है? लोन में। अब जैसे मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बना, तो अब ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का काम है कि जो मेरा इंटरेस्ट है, मेरा इंटरेस्ट क्या है? लोन, तो वो मेरे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे और मेरे को प्रमोट करे, मतलब जो मेरे को चाहिए वो चीज मेरे को दे। तो यही बोला है द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन, की कोऑपरेटिव सोसाइटी वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन है। वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब जो भी यहाँ पे मेंबर बनता है आके खुद बनता है, जबरदस्ती फोर्सफुली नहीं बनाया जाता है। क्यों बना है कोऑपरेटिव सोसाइटी? तो बोला है द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रमोटिंग एंड प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर। इसको क्यों फॉर्म किया गया है? तो इसको फॉर्म करने के पीछे पर्पस है प्रमोटिंग एंड प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ इट मेंबर, कि जो भी उसके मेंबर है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करो और उनके इंटरेस्ट को प्रमोट करो, मतलब जो उनको चाहिए उनको दो। आगे बोला है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज टू प्रोवाइड सर्विस टू इट्स मेंबर। मैंने तुमको पहले बताया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कि अपने मेंबर्स को सर्विस देना। इनका पहला काम ये नहीं होता है प्रॉफिट कमाना, इनका फर्स्ट एम होता है कि अपने मेंबर्स को सर्विस प्रोवाइड करना। बहुत से बिजनेस का एम होता है प्रॉफिट कमाना, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी का एम होता है अपने मेंबर्स को सर्विस देना। बाद में प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे। आगे बोला है द प्रॉफिट अर्न्ड बाय द कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो भी ये प्रॉफिट कमाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी, इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स मेंबर।
जो भी प्रॉफिट कमाएगा कोऑपरेटिव सोसाइटी उसको अपने मेंबर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेगा और जो प्रॉफिट बच जाएगा उसको रिजर्व में रखेगा। रिजर्व में रखने का मतलब फ्यूचर यूज के लिए। यही बोला है द प्रॉफिट अर्न्ड बाय द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स मेंबर एंड पार्टली केप्ट फॉर द रिजर्व। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो भी प्रॉफिट कमाएगा वो अपने मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगा और कुछ परसेंट रख लेगा। पार्टली का मतलब कुछ पैसा प्रॉफिट में से रख लेगा फॉर द रिजर्व। रिजर्व का मतलब फ्यूचर यूज के लिए। तो ये था मीनिंग ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है? वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन। क्यों फॉर्म किया गया है? तो फॉर्म किया गया है फॉर द पर्पस ऑफ प्रमोटिंग एंड प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ इट मेंबर। अपने मेंबर्स को सर्विस देने के लिए। इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का? कि अपने मेंबर्स को सर्विस देना और प्रॉफिट जो भी ये कमाते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अमंग इट्स मेंबर और पार्टली प्रॉफिट रख लेते हैं कहां पे? तो रिजर्व में। अब नेक्स्ट है कि जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो अपना फाइनल अकाउंट कैसे प्रिपेयर करेगा। फाइनल अकाउंट में कितना चीज बनता है? यहाँ पे 3 चीज। एक तुम्हारा बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड तुम्हारा बनेगा P&L अकाउंट जिसको कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं, और थर्ड तुम्हारा बनेगा बैलेंस शीट। अब ये तीनों बनाने का फॉर्मेट है कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर। तो फॉर्मेट में सबसे पहले देखते हैं जो ट्रेडिंग अकाउंट है, तो ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट क्या है और इसमें क्या क्या चीजें आएंगी। फिर देखेंगे P&L अकाउंट है, फिर देखेंगे कि P&L अकाउंट है तो P&L अकाउंट के फॉर्मेट में क्या क्या आएगा, और लास्ट में हम देखेंगे कि जो बैलेंस शीट है तो बैलेंस शीट के फॉर्मेट में क्या क्या आएगा। तो हमको कोऑपरेटिव सोसाइटी का फॉर्मेट देखना है फाइनल अकाउंट का। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का फाइनल अकाउंट में कितने चीज आएंगे? 3 चीज। एक तुम्हारा होगा ट्रेडिंग अकाउंट, एक तुम्हारा होगा P&L अकाउंट और एक तुम्हारा होगा बैलेंस शीट। ये 3 चीज मिला के हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी का फाइनल अकाउंट प्रिपेयर होगा। तो अब हम देखते हैं कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, ट्रेडिंग अकाउंट, इस ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्या क्या आइटम्स आएंगे। फिर जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का P&L अकाउंट बनेगा तो P&L अकाउंट के अंदर क्या क्या आइटम्स आएगा, और कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो बैलेंस शीट बनेगा तो बैलेंस शीट के अंदर हमारा क्या क्या आइटम्स आएगा। तो पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट से स्टार्ट करते, देखो क्या बोला है। फॉर्मेट फॉर द प्रिपेरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का फाइनल अकाउंट बनाने का फॉर्मेट क्या है। तो सबसे पहला ट्रेडिंग अकाउंट, कि ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन, जो भी ईयर होगा क्वेश्चन में दिया होगा 31 मार्च 2020 या 31 मार्च 2021, जो भी होगा यहाँ पे वो ईयर लिखेंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन। ईयर एंडेड क्यों बोला? क्योंकि ये जो फाइनल अकाउंट बनता है ट्रेडिंग अकाउंट या P&L या बैलेंस शीट, ये ईयर के एंड पे बनता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन, जो भी डेट दिया होगा। अब ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे क्या क्या आएगा, तो जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, मतलब कंपनी का डायरेक्ट खर्चा, वो सब आता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे। और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे नॉर्मली क्या आता है, तो जितने भी प्रकार से गुड्स बिजनेस के बाहर जाएगा वो सब आता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड पे सबसे पहला चीज आएगा ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का मतलब कि पहले से तुम्हारे पास कितना गुड्स पड़ा हुआ है, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास पहले से कितना गुड्स है, वो आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड टू ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद टू परचेजेस। टू परचेजेस का मतलब कि कोऑपरेटिव सोसाइटी ने कितना नया परचेज किया गुड्स का। उसके बाद टू कैरेज इनवर्ड, मतलब गुड्स को मंगाने का खर्चा। उसके बाद फ्रेट चार्जेस, रेलवे से हम गुड्स को मंगाते हैं तो रेलवे को जो फेयर हम पे करते हैं, मतलब जो भाड़ा देते हैं गुड्स के लिए, जैसे मालगाड़ी से कोई भी गुड्स मंगाया तो हमने रेलवे को भाड़ा दिया, उसको बोलते हैं फ्रेट चार्जेस। तो फ्रेट चार्जेस भी तुम्हारा डेबिट होता है ट्रेडिंग अकाउंट के। उसके बाद टू वेजेस, कि जो लेबर काम करेंगे उसको अगर हमने कुछ पेमेंट किया है तो उसको बोलते हैं वेजेस। उसके बाद पुली चार्जेस। पुली चार्जेस मतलब जो हमारे गुड्स को कैरी करता है एक जगह से दूसरे जगह पे। उसके बाद टू अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और भी कोई भी अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा जैसे पावर एंड फ्यूल, ये सब कुछ एक्सपेंसेस होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, तो वो सब हमारा आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में तुमको बताया गुड्स जब बिजनेस से बाहर जाता है तो कोई भी वे से बाहर जाए उसको हम करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। सबसे पहला है तुम्हारा सेल्स, कि जब हम कोई बिजनेसमैन गुड्स को बेचता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी गुड्स को बेचेगा तो बिजनेस से कुछ बाहर जाएगा, तो वो तुम्हारा हो गया ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड की बाय सेल्स। जो भी सेल्स का अमाउंट होगा हम यहाँ पे लिखेंगे। सेकंड आइटम है कि बाय गुड्स विड्रॉ। अगर बिजनेसमैन ने, जिसका भी बिजनेस है, अगर वो अपने बिजनेस से खुद ही गुड्स को विड्रॉ करता है तो वो भी आता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। उसके बाद है बाय गुड्स लॉस्ट बाय एनी रीजन। गुड लॉस्ट बाय एनी रीजन का मतलब मान लो बिजनेस में आग लग गया, गुड्स का नुकसान हो गया, बिजनेस में चोरी हो गया, गुड्स का नुकसान हो गया, या बिजनेस ने किसी को फ्री में सैंपल बांट दिया, तो ये सब तरीके से जब बिजनेस के बाहर गुड्स जाता है तो वो तुम्हारा आता है
साइड। तो पहला आइटम होगा कि बाय सेल्स, सेकंड आइटम है बाय गुड्स विड्रॉन, कोई भी गुड्स को विड्रॉ करे बिजनेस में से, और थर्ड आइटम है कि बाय गुड लॉस बाय एनी रीजन, चाहे आग लग के नुकसान हो, चाहे चोरी करके नुकसान हो, चाहे किसी को फ्री में सैंपल बांट दिया, तो कोई भी प्रकार से अगर गुड्स बाहर जाता है बिजनेस के तो वो तुम्हारा आएगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। और लास्ट में आएगा कि बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब कि कितना गुड्स बच गया है बिजनेसमैन को ईयर एंड पे। जो ओपनिंग स्टॉक होगा ट्रेडिंग डेबिट में जाएगा, और जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो कहां पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट को जब क्लोज करते हैं तो कभी बैलेंस आएगा ये साइड पे और कभी बैलेंस आएगा ये साइड पे। जो तुम्हारा बैलेंस डेबिट साइड पे आएगा तो इसको बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, और जो बैलेंस यहां पे आएगा इसको बोलते हैं डेबिट बैलेंस। अब अगर तुम्हारा क्रेडिट बैलेंस है तो ये बिजनेस के लिए होता है ग्रॉस प्रॉफिट, और ये कहां ट्रांसफर होता है, पीएनएल अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और अगर तुम्हारा डेबिट बैलेंस है तो ये बिजनेस के लिए ग्रॉस लॉस, और ये तुम्हारा ट्रांसफर कहां पे होगा, पीएनएल अकाउंट में। तो जो भी साइड ग्रेटर होगा, अगर क्रेडिट साइड का टोटल करोगे ग्रेटर है तो इसका टोटल दोनों साइड लिखेंगे, और बैलेंस कहां पे आएगा, डेबिट साइड पे। यहां बैलेंस आया तो इसको हम क्या बोलेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट, और कहां पे ट्रांसफर करेंगे, पीएनएल अकाउंट। और अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो ये टोटल दोनों साइड लिखेंगे, और यहाँ पे जो भी बैलेंस आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रॉस लॉस, और वो भी कहां पे ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। तो ये तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट ये था कि ट्रेडिंग अकाउंट जब प्रिपेयर करने को आएगा तो उसके डेबिट साइड पे और क्रेडिट साइड पे कौन कौन से आइटम्स रिकॉर्ड होते हैं। तो क्वेश्चन में अगर ओपनिंग स्टॉक दिखा या क्लोजिंग स्टॉक दिखा या वेजेस दिखा, तो अगर ये सब आइटम्स अगर क्वेश्चन में दिखता है तो ये सब आइटम हमारा कहां पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट पे डेबिट साइड, और कुछ आइटम जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। तो ये था पहला चीज कि फॉर्मेट ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। सेकंड है तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट के बाद हमको क्या प्रिपेयर करना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सेकंड फॉर्मेट है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन। फिर से यहाँ पे ईयर नहीं लिखा है, क्यों, क्योंकि जैसा क्वेश्चन में ईयर होगा वो ईयर यहाँ पे पुट करेंगे, जो भी ईयर का हो, 1920 या 2021, जो भी ईयर हो। उसके बाद यहाँ भी दो साइड, एक डेबिट साइड और एक तुम्हारा क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले डेबिट साइड में देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या आएगा, फिर देखेंगे कि क्रेडिट साइड पे हमारा क्या क्या एंट्रीज आएंगे। सबसे पहला जो हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, तो ट्रेडिंग अकाउंट में यहां पे हमने लिखा बाय ग्रॉस लॉस कैरिड डाउन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ट्रेडिंग अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस अगर क्रेडिट साइड पे है तो ये जो ग्रॉस लॉस है ये तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा डेबिट साइड पे। तो यहां पे तुम्हारा जो भी ग्रॉस लॉस होगा ट्रेडिंग अकाउंट में, मैंने बोला भी कि ट्रांसफर टू पीएनएल, तो पीएनएल अकाउंट के कौन से साइड पे जाएगा, तो पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे जाएगा टू ग्रॉस लॉस। यहाँ पे देखो लिखा है बीडी, बीडी का मतलब कि ब्रॉट डाउन, और यहाँ पे सीडी था, इसका मतलब कि कैरिड डाउन। सिमिलरली अगर हमको ग्रॉस प्रॉफिट होगा तो मैंने भी बोला कि ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट, और ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे है तो यही ग्रॉस प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन से साइड पे जाएगा, क्रेडिट साइड। यहाँ डेबिट तो पीएनएल में क्रेडिट, और यहाँ पे क्रेडिट साइड ट्रेडिंग अकाउंट के तो पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड। तो सबसे पहला पीएनएल अकाउंट में क्या आएगा, टू ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन डेबिट साइड पे, और क्रेडिट साइड पे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। सेकंड, टू इंटरेस्ट पेड, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी ने किसी को कोई इंटरेस्ट का पेमेंट किया तो बिजनेस के लिए खर्चा है। पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे क्या क्या आता है, तो एक्सपेंसेस, जो भी बिजनेस का एक्सपेंसेस होगा या जो भी बिजनेस का लॉस होगा वो आएगा पीएनएल डेबिट में, और पीएनएल क्रेडिट में क्या आएगा, तो जो भी बिजनेस के इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम, क्योंकि जो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस थे तो ट्रेडिंग में आएगा, जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा या इनडायरेक्ट इनकम होगा वो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो सेकंड आइटम है टू इंटरेस्ट पेड, जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी इंटरेस्ट का पेमेंट करेगा वो आएगा पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे। एड आउटस्टैंडिंग लेस प्रीपेड, मान लो कोऑपरेटिव सोसाइटी ने किसी को 500 रुपया इंटरेस्ट का पेमेंट किया, 500 इंटरेस्ट का पेमेंट किया, तो ये 500 तो यहाँ पे आएगा इंटरेस्ट पेड में। उसमें देखो क्या ऐड किया है, आउटस्टैंडिंग। मान लो किसी को 1000 रुपया इंटरेस्ट देना था, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी ने अभी तक खाली 500 दिया, तो बाकी का 500 भी देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, कभी ना कभी तो देना पड़ेगा। तो जब वो 500 देना पड़ेगा तो एक तरह से वो भी बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो इसलिए अगर कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता है तो इंटरेस्ट वो एक्सपेंस है, तो अगर वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो इसमें बाकी का 500 भी ऐड होगा और 1000 आउटर कॉलम में जाएगा। सिमिलरली मान लो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को किसी को 1000 रुपया इंटरेस्ट देना था, कोऑपरेटिव सोसाइटी ने 1200 इंटरेस्ट का पेमेंट कर दिया, अरे देना था 1000, 1200 का दे दिया, एक्स्ट्रा दे दिया, तो एक्स्ट्रा दे दिया
तो उसको बोलते हैं प्रीपेड, और प्रीपेड को क्या करते हैं तो लेस करते हैं। तो 200 रुपए उसमें से लेस करेंगे, फिर बाहर कितना बचेगा 1000। तो याद रखना एक्सपेंसेस अगर आउटस्टैंडिंग होगा तो ऐड करेंगे, एक्सपेंसेस अगर प्रीपेड होगा तो लेस करेंगे। और इनकम साइड पे उल्टा, इनकम अगर प्रीपेड होगा तो ऐड करेंगे, और इनकम अगर आउटस्टैंडिंग होगा तो उसको हम क्या करते हैं तो लेस करते हैं। ठीक है, तो क्या बोला है यहाँ पे, तो इंटरेस्ट पेड, तो इंटरेस्ट पेड हमारे लिए खर्चा है, तो अगर इंटरेस्ट में कुछ आउटस्टैंडिंग होगा तो ऐड करेंगे, और इंटरेस्ट में अगर कुछ प्रीपेड हमने कर दिया तो उसको हम क्या करेंगे लेस करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है रेंट चार्जेस। क्वेश्चन में अगर रेंट चार्जेस दिया होगा तो पीएनएल डेबिट में आएगा। नेक्स्ट है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। क्वेश्चन में अगर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी देंगे तो भी डेबिट करेंगे पीएनएल के। उसके बाद सैलरी एंड अलाउंसेस। क्वेश्चन में अगर सैलरी वर्ड दिखा या अलाउंसेस दिखा तो भी तुम्हारा डेबिट होगा पीएनएल के। उसके बाद कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड का मतलब कि पीएफ। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी कुछ पैसा प्रोविडेंट फंड में डालता है अपने एम्प्लॉइज के बिहाफ पे, मतलब जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के एम्प्लॉइज है, तो वो भी तुम्हारा डेबिट होगा पीएनएल अकाउंट के। उसके बाद रेंट रेट्स एंड टैक्सेस। अगर रेंट रेट्स एंड टैक्सेस वर्ड भी दिखा तो पीएनएल डेबिट। पोस्टेज एंड टेलीग्राम भी वर्ड दिखा तो पीएनएल डेबिट। ऑडिट फीस भी तुम्हारा पीएनएल डेबिट। सुपरविजन चार्जेस, सुपरविजन चार्जेस भी तुम्हारा पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड। उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन एसेट, जो भी एसेट होते हैं प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, ये सब पे ईयर के एंड पे क्या निकलता है डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन मतलब एसेट के वैल्यू को कम करना। तो एसेट का वैल्यू कम होगा तो एक तरीके से अपना नुकसान है, एक तरीके से अपना खर्चा है, तो खर्चा है तो पीएनएल डेबिट जाएगा टू डेप्रिसिएशन ऑन एसेट। उसके बाद टू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट का मतलब कंपनी ने मान लो किसी को उधारी पे बेचा हमारा, और जिसको उधारी पे बेचते हैं उसको हम क्या बोलते हैं डेटर, कि उससे पैसा लेना होगा। अब सब डेटर पैसा दे ही देगा गारंटी नहीं है। मान लो 1 लाख का डेटर है, जब देगा 1 लाख का डेटर पैसा दे देगा नहीं, 1 लाख का डेटर पैसा नहीं देगा तो उसको क्या किया जाता है, उसके लिए आरडीडी निकाल। जैसे मान लो कि कोई कंपनी है, कंपनी के पास जो डेटर है, डेटर है 1 लाख का। डेटर मतलब इनसे पैसा लेना है, लेकिन क्या पूरा डेटर पैसा दे देगा? कुछ लोग भाग भी जाते हैं, कुछ लोग पैसा नहीं भी देते हैं, तो इसलिए कंपनी डेटर पे निकालता है आरडीडी, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। तो मान लो कंपनी ने आरडीडी निकाला 10,000, और बच कितना गया 90,000। मतलब कंपनी को भरोसा है कि ये 90,000 हमको मिल जाएगा और ये 10,000 हमारा डूब जाएगा। मतलब ऐसा मान के चला है कि डूब नहीं भी डूबा तो ठीक है, बातें ऐड कर देंगे, लेकिन अगर बाई चांस डूब गया तो इसके लिए कंपनी पहले से क्या करके रखता है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, कि कंपनी को डाउट है कि हाँ ये 10,000 डूब सकता है, इसलिए डेटर में से उस पैसे को क्या करके रखता है कंपनी लेस। आगे बोला है टू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड अलाउंसेस। कोई भी पैसा अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने मैनेजिंग डायरेक्टर्स को देता है तो वो भी उनका होता है पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे। उसके बाद टू अदर एक्सपेंसेस एंड फीस, कोई भी एक्सपेंसेस होगा या फीस होगा तो ये सब तुम्हारा पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे आएगा। फिर क्रेडिट साइड पे क्या क्या आएगा, सबसे पहले बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में था ग्रॉस प्रॉफिट, तो पीएनएल में कौन से साइड पे आएगा, क्रेडिट साइड। उसके बाद बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट। मान लो कोऑपरेटिव सोसाइटी ने किसी को लोन दिया है या कहीं पे इन्वेस्टमेंट करके रखा है, तो वहां से जो ब्याज मिलेगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए ब्याज क्या होता है, इनकम, तो उसको यहाँ पे दिखाएगा बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है बाय डिविडेंड ऑन शेयर। मान लो कोऑपरेटिव सोसाइटी ने किसी कंपनी का शेयर्स खरीद के रखा था, तो शेयर्स पे कंपनी क्या पे करता है, डिविडेंड। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को अगर कोई डिविडेंड मिलेगा तो वो भी उनके लिए इनकम होगा, तो बाय डिविडेंड ऑन शेयर। उसके बाद बाय अदर इनकम, कोई भी इनकम होगा तो पीएनएल क्रेडिट। बाय रेंट रिसीव, अगर रेंट पे कर रहा था तो डेबिट, रेंट रिसीव होगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट। उसके बाद शेयर ट्रांसफर फीस। बहुत से कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं, वो अपना शेयर किसी और को ट्रांसफर करते हैं, तो जब वो अपना शेयर किसी और को ट्रांसफर करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी उनसे फीस मांगेगा, तो शेयर ट्रांसफर फीस भी इनकम होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का। उसके बाद बाय डिस्काउंट रिसीव, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी किसी को डिस्काउंट अलाउ करेगा तो डेबिट, और कहीं पे अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी को डिस्काउंट मिलेगा तो उनके लिए इनकम है, तो बाय डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट साइड पे जाएगा पीएनएल अकाउंट के। बाय इंटरेस्ट रिसीव भी क्रेडिट साइड पे, यहाँ भी था इंटरेस्ट रिसीव, लेकिन ये किस पे था, लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट। और भी बहुत सारे तरीके हैं जहां से इंटरेस्ट मिल सकता है कोऑपरेटिव सोसाइटी को, तो कहीं से भी इंटरेस्ट मिले वो तुम्हारा क्रेडिट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद बाय इनकम फ्रॉम सेल ऑफ फॉर्म। बहुत से कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म्स बेचते हैं मेंबर बनने के लिए, तो अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म बेचेगा तो वो फॉर्म पे भी जो पैसा कलेक्ट होगा वो भी तुम्हारा आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। उसके बाद बाय सन्ड्री इनकम, कोई भी इनकम होगा पीएनएल अकाउंट क्रेडिट साइड। उसके बाद हम क्लोज करेंगे,
अगर डेबिट साइड ज्यादा है, मतलब इसका टोटल करेंगे तो डेबिट का टोटल दोनों साइड लिखेंगे और बैलेंस यहाँ पे आएगा। इस बैलेंस को क्या बोलते हैं, मैंने तुमको बताया था डेबिट बैलेंस। और यहाँ पे डेबिट बैलेंस था तो क्या लिखा, ग्रॉस लॉस। वहां पे डेबिट बैलेंस आएगा तो क्या लिखेंगे, बाय नेट लॉस। और ये नेट लॉस को कहां ट्रांसफर करेंगे, तो ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। और वही अगर तुम्हारा क्रेडिट साइड ज्यादा है, इनकम ज्यादा है, तो इनकम का टोटल दोनों साइड लिखो। और मान लो कि खर्चा कम है तो क्रेडिट साइड का टोटल दोनों साइड लिखो। और यहाँ पे अगर बैलेंस आएगा तो यहाँ पे बैलेंस आता है, देखो क्या लिखे थे यहाँ पे, ग्रॉस प्रॉफिट, वहां पे लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट। टू नेट प्रॉफिट यहाँ पे और एक चीज आएगा, कैरी डाउन। कैरी डाउन, यहाँ भी नेट लॉस, कैरी डाउन। और नेट लॉस हो चाहे नेट प्रॉफिट हो, इसको कहां ट्रांसफर करते हैं, तो ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। तो ये था तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट और ये था तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो मैंने सबसे पहले तुमको क्या बताया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब क्या, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर्म किया गया है फॉर द पर्पस ऑफ प्रमोटिंग एंड प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ इट मेंबर, कि अपने मेंबर्स के लिए बनाया गया है। जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बनेगा वो वॉलंटरी जाके बनता है, फोर्सफुली उनको मेंबर नहीं बनाया जाता है। उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, अपने मेंबर्स को सर्विस देना, और जो कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रॉफिट मिलता है या तो अपने मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है और कुछ प्रॉफिट रिजर्व्स में बचा के रख लेता है, मतलब फ्यूचर के लिए। उसके बाद तीन चीज बनता है कोऑपरेटिव सोसाइटी के फाइनल अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो हमने ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट देखा कि डेबिट साइड पे क्या क्या आइटम आएगा, क्रेडिट साइड पे क्या क्या आइटम आएगा। ट्रेडिंग अकाउंट से हमको क्या मिल जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा, क्या मिलेगा, ग्रॉस लॉस। इसको हम कहां ट्रांसफर करेंगे, पीएनएल अकाउंट में। फिर पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड पे क्या रिकॉर्ड होगा, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्रेडिट साइड पे क्या रिकॉर्ड होगा, इनकम। और पीएनएल अकाउंट से हमको क्या मिलेगा, या तो हमको मिलेगा नेट प्रॉफिट या हमको क्या मिलेगा, नेट लॉस। तो हमारा फाइनल अकाउंट में जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का दो चीज हमने देखा कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे प्रिपेयर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे प्रिपेयर होगा। अब हमको लास्ट चीज देखना है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो बैलेंस शीट होता है, बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या आइटम्स आएंगे और वो कैसे प्रिपेयर होता है बैलेंस शीट। तो ये था हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। उसके बाद था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट। और इसके बाद हमको देखना है कि जो बैलेंस शीट होगा, तो बैलेंस शीट के फॉर्मेट में दो चीज आएगा, एक लायबिलिटी और एक एसेट। तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे क्या रिकॉर्ड होगा और बैलेंस शीट के एसेट साइड पे क्या रिकॉर्ड होगा, तो इसके बाद देखते हैं। फिलहाल इसको कॉपी कर लो, मीनिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी का ये ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर के लिए हमारा इतना ही था कोऑपरेटिव सोसाइटी का। तो हमने क्या देखा स्टार्टिंग से कि पहले हमने देखा कोऑपरेटिव सोसाइटी का मीनिंग कि कोऑपरेटिव सोसाइटी है क्या, तो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो उनके मेंबर्स के लिए बनाया गया है कि मेंबर्स का जो इंटरेस्ट है उनको प्रमोट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अपने मेंबर्स को सर्विस देना, और जो भी वो प्रॉफिट कमाते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमॉन्ग द मेंबर्स और कुछ प्रॉफिट रख लेते हैं रिजर्व में अपने फ्यूचर यूज के लिए। फिर हमने देखा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का फाइनल अकाउंट प्रिपेयर होता है, इसमें तीन चीज बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। जिसमें से हमने दो चीज देखा कि ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट देखा हमने कि डेबिट साइड क्रेडिट साइड पे क्या क्या रिकॉर्ड होगा। तो डेबिट साइड पे क्या क्या रिकॉर्ड हो रहे थे, टू ओपनिंग स्टॉक, टू वेजेस, टू कैरेज इनवर्ड, जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे। और क्रेडिट साइड पे क्या रिकॉर्ड होता था, बाय सेल्स, बाय गुड्स विथड्रॉन या बाय गुड लॉस, बाय एनी रीजन या बाय क्लोजिंग स्टॉक। फिर हमने देखा क्लोजिंग बैलेंस, अगर तुम्हारा क्रेडिट बैलेंस है तो उसको हमने क्या बोला था, टू ग्रॉस प्रॉफिट, और डेबिट बैलेंस है तो उसको हमने क्या बोला था, बाय ग्रॉस लॉस, जो कि कहां ट्रांसफर होगा, पीएनएल में। फिर हम देखा पीएनएल का फॉर्मेट, डेबिट साइड पे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड हो रहे थे, क्रेडिट साइड पे इनकम, जैसे एक्सपेंसेस में था इंटरेस्ट पेड, उसमें हमने ऐड किया आउटस्टैंडिंग, लेस किया हमने प्रीपेड। तो जो भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता है वो जाता है लायबिलिटी में, और जो प्रीपेड एक्सपेंस होता है वो जाता है एसेट में। उसी तरीके से इनकम साइड पे भी अगर आउटस्टैंडिंग हुआ तो ऐड करेंगे प्रीपेड, ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग इनकम और लेस करेंगे प्रीपेड इनकम। लेकिन वहां उल्टा है कि जो आउटस्टैंडिंग इनकम होगा वो तुम्हारा जाएगा, जो आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब हमको जो इनकम मिलने वाला है वो तुम्हारा जाएगा एसेट साइड पे, और लेस जो प्रीपेड इनकम करेंगे वो तुम्हारा जाएगा लायबिलिटी साइड पे। तो ऐसे करके हमने एक्सपेंसेस देखा पीएनएल डेबिट में, रेंट देखा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी देखा, पोस्टल एंड टेलीग्राम देखा, सैलरी अलाउंसेस देखा एंड एक्सेट्रा। और क्रेडिट साइड पे हमने देखा इनकम बाय सेल ऑफ फॉर्म, बाय अदर इनकम, बाय सन्ड्री इनकम या बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, जो पहला आइटम था। और फिर हमने उसका क्लोजिंग किया पीएनएल का, तो डेबिट बैलेंस अगर था तो हमने उसको क्या लिखा, नेट लॉस, और क्रेडिट बैलेंस अगर था तो उसको हमने क्या लिखा था, तो नेट प्रॉफिट, जो कि कहां ट्रांसफर होगा, बैलेंस शीट में। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी का बैलेंस शीट कैसे बनता है,
और उसमें हम क्या क्या आइटम्स को रिकॉर्ड कर पाएंगे। तब तक के लिए आप ये फॉर्मेट याद करके रखना ट्रेडिंग अकाउंट का और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, ताकि जब हम क्वेश्चन करें तो हमारे लिए इजी हो कि ट्रेडिंग अकाउंट में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या आता है, ये सब चीज को बाइफरकेट करना। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही था। थ्योरी तो आपने कॉपी कर ही लिया था, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि बैलेंस शीट कैसे बनता है कोऑपरेटिव सोसाइटी।